हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है अगला, ये फिजिक्स के डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर का है। अब क्वेश्चंस इसमें आसान आसान है, लेकिन पूरे फॉर्मूले याद रहने चाहिए और सबके बीच का रिलेशन, मतलब क्या वर्क फंक्शन, क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी, ये इतने सारे फॉर्मूले हैं इसमें, उनके बीच आपस में रिलेशन, ये सब भी याद होना चाहिए। अगर आपको ये सब फॉर्मूले याद है तो ये क्वेश्चन बढ़िया आसानी से बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में तो शुरू में ये समझाया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी, ये सब बेसिकली डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर में अपन कुछ चीज़ें पढ़े हैं, उन्हीं को इसमें समझाया है, तो मैं उसको वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं मेन क्वेश्चंस में जाता हूँ कि पहला लिखा है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन्ड फॉर टू मेटल्स। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ये जो ग्राफ बन रहा है, अगर दूसरे मेटल का भी एक ग्राफ होगा तो वो कैसा दिखेगा? मतलब ऐसे एक दूसरे से कोइंसाइड करेगा, पैरेलल होगा, पैरेलल नहीं होगा, मतलब ऐसे कुछ होगा, या कहीं क्रॉस वॉस करेगा, ऐसा कुछ, ऐसे ऑप्शन है ना। तो देखिए सबसे पहले तो इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो लगभग इसके सभी क्वेश्चंस में यूज होता ही है, उस फार्मूले को मैं लिख देता हूँ कि देखिए होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी माइनस फाई जीरो, मतलब वर्क फंक्शन। देखिए के मतलब काइनेटिक एनर्जी, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी और फाई जीरो मतलब वर्क फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का। लेकिन अब क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पे वी जीरो है, ना कि काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। तो इस ग्राफ को अपन वी जीरो के फॉर्म बदल लेते हैं। तो इसके लिए भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी होती है ई इंटू वी जीरो। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई वी जीरो इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई जीरो। अब देखिए एक साइड वी जीरो एक्सिस है, मतलब वाई की जगह, और एक्स एक्सिस की जगह फ्रीक्वेंसी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ई को दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन को। तो एच बाय ई फ्रीक्वेंसी माइनस फाई जीरो बाय ई, ये हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका यूज मैं अभी और आगे भी करूंगा, तो आप ध्यान रखिए इसको। अब स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर देखिए y और v0 को आप कंपेयर कर सकते हो। x एक्सिस की जगह फ्रीक्वेंसी है, ये भी आप देख सकते हो यहाँ ग्राफ में। ये जो c रहता है ये y एक्सिस में इंटरसेक्शन को बताता है। तो ये हो सकता है ये भी आगे काम पड़े, पर इस क्वेश्चन में हमें इससे काम है, स्लोप से, जो कि है h बाय ई। अब स्लोप क्या बताती है कि लाइन कितनी झुकी हुई है। तो अगर आप देखोगे तो स्लोप क्या आ रही है, अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो h बाय ई स्लोप आ रही है। अब h भी कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो भी कांस्टेंट होता है। तो जब दोनों कांस्टेंट होंगे तो जाहिर सी बात है स्लोप भी हमें कांस्टेंट ही मिलने वाली है। तो स्लोप कांस्टेंट का मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी कहीं भी हो, लेकिन जो लाइन की ढाल रहेगी, मतलब स्लोप यानी लाइन कितनी झुकी हुई है, वो हर बार सेम रहेगी। मतलब वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, पर अलग अलग मेटल के लिए जो स्लोप रहेगी वो तो सेम रहेगी, यानी कि जो अलग अलग लाइंस बनेगी वो सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल ही रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? ऑप्शन बी, आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए मैंने मैथमेटिकली भी प्रूफ किया है कि पैरेलल होती है, पर आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है क्योंकि ये और भी बार पूछ सकता है। तो बार बार अगर आप प्रूफ करते रहोगे तो टाइम वेस्ट होगा। सेकंड तो ऐसे ही बन जाएगा। देखिए मैं रिलेशन आपको बता चुका हूँ, वी जीरो इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस फाई जीरो बाई ई, और वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बराबर रहता है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के। तो यहाँ से स्लोप और प्लैंक्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रॉन के चार्ज, इनके बीच क्या रिलेशन आ जाता है, देखिए m इज इक्वल टू एच बाई ई। तो बस बहुत आसान है, तो m इज इक्वल टू एच बाई ई है, तो h का निकल जाएगा, e यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यानी m इंटू ई। देखिए बड़ा ही सिंपल सा था। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन सी, h इज इक्वल टू एम ई। चलिए अब थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन के लिए भी सेम वही वाला ग्राफ और वही इक्वेशन यूज होने वाला है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो देखिए मैं उस ग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ और इक्वेशन को लिख लेता हूँ। तो देखिए क्या पूछा है थर्ड में कि इंटरसेप्ट ऑन न्यू एक्सिस, मतलब फ्रीक्वेंसी के एक्सिस का इंटरसेप्ट और वी जीरो एक्सिस का, यानी कि ये देखिए ये वाले एक्सिस का, मतलब ये जो लाइन यहाँ पे कट रही है ये वैल्यू क्या होगी। तो ये दोनों इंटरसेप्ट को हमें निकालना है। तो अगेन यही इक्वेशन को फिर से लेना पड़ेगा हमें।
तो सबसे पहले तो सिंपल सा चीज़ है कि ये फ्रीक्वेंसी वाले एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, तो खुद ही दे दिया है डायग्राम में ही कि देखिए V0 पे कट कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी के एक्सिस को V0 पे कट कर रहा है, तो A और B सही होंगे, C और D तो वैसे ही गलत हो गया। अब A और B में भी कौन से सही होंगे, ये अपन V0 एक्सिस यानी कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक्सिस है उस पर क्या वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से चेक कर लेंगे। चलिए, तो y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है ये ग्राफ, ये इंटरसेक्शन बताता है। अगर आप स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को जानते होगे तो ये C वही होता है कि y एक्सिस का इंटरसेक्शन, यानी y एक्सिस पर ये कहाँ पे कट हो रहा है। तो अगर आप इस C को और अगर इसको कंपेयर करो, देखिए y को V0 से, स्लोप m को h बाई से, न्यू को x एक्सिस से, तो ये जो स्लोप C है वो किससे कंपेयर हो जाएगी, फाई 0 बाई ई से। तो यहाँ से मैं इन दोनों से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि C की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए माइनस फाई 0 बाई ई। पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर फाई 0 के फॉर्म में तो कहीं पर स्लोप दिया ही नहीं है। तो अब फाई 0 का एक और फॉर्मूला होता है जो हमें यूज करना पड़ेगा, बुक में दिया हुआ है ये फॉर्मूला कि देखिए फाई 0 इज इक्वल टू h इंटू न्यू 0 यानी फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन फिर हमें पता होना चाहिए जो कि चैप्टर में है। तो फाई 0 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो C क्या निकल जाएगा, देखो माइनस h न्यू 0 अपॉन ई। तो ये C क्या है, y इंटरसेक्शन, मतलब ये जो पॉइंट है देखिए ये क्या है, या तो माइनस फाई 0 बाई ई लिख सकते हो या तो माइनस h न्यू 0 बाय ई। अब माइनस नहीं दिया है तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। देखिए y एक्सिस को h न्यू 0 बाय ई पे कट कर रहा है और ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो अपना ओवरऑल जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन का और वाला पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब फोटोन की वेवलेंथ को डबल कर दें तो उसके वेव नंबर पे क्या असर होगा और फ्रीक्वेंसी पे क्या असर होगा, मतलब नए वेव नंबर और नई फ्रीक्वेंसी पर क्या असर होगा या वो क्या हो जाएंगी। तो चलिए इसके लिए तो वेवलेंथ और वेव नंबर में रिलेशन पता होना चाहिए और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में भी रिलेशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो वेव नंबर को चेक करते हैं, वेवलेंथ और वेव नंबर इनके बीच क्या रिलेशन रहता है देखिए। तो देखिए वेव नंबर जो होता है उसको k बोलते हैं और वो 1/λ के बराबर होता है। तो देखिए मान लेते हैं k इज इक्वल टू 1/λ, इसको इक्वेशन 1 ले लो। और अब नई वेवलेंथ क्या हो गई बोल रहा है, डबल कर दिया गया। डबल मतलब जो नया वेव नंबर आएगा उसमें भी लैम्डा को डबल कर दो, इक्वेशन 2। अब देखो दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दोगे आप तो k बाय के डैश क्या आ जाएगा, 1/λ अपॉन 1/2λ। तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/1/2 है देखिए। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो केवल 2। तो k बाय के डैश आ जाएगा 2। तो यहाँ से अगर के डैश निकालना हुआ हमें, क्योंकि हमें तो न्यू वेव नंबर क्या होगा निकालना है ना, तो के डैश को इधर ले जाओ, 2 को इधर नीचे ले आओ। तो देखो तो k बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा के डैश, यानी नया वेव नंबर जो है वो पुराने वाले का आधा हो गया। चलिए अब साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी पे क्या असर होगा वो भी निकाल लेते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ, यानी फ्रीक्वेंसी को एफ लिया हूँ मैं, और एफ को आप न्यू भी लिख सकते हो क्योंकि इसको भी फ्रीक्वेंसी लेते हैं। ये वी जैसा दिखता है और कभी कभी वेलोसिटी से कंफ्यूजन हो सकती है, वी फॉर वेलोसिटी और न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, पर दिखने में वो वी की ही तरह दिखता है, इसलिए मैं इसको फ्रीक्वेंसी का एफ ले लेता हूँ, ये ज़्यादा आसान लगता है मुझे। तो चलिए लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ। अब सी यानी तो स्पीड ऑफ लाइट है तो वो तो कांस्टेंट रहने वाली है। तो पहले तो ये रिलेशन को बॉक्स बना लेता हूँ, मतलब ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ, इसको तो इक्वेशन 1 ही रहने दो। अगला क्या करो, अब फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा पूछ रहा है, तो लैम्डा को 2λ कर दो, क्योंकि वेवलेंथ डबल हो गई ये दिया ही हुआ है, इसलिए नए वाले लैम्डा को 2λ लिख दो। सी तो नहीं बदलेगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा सेम रहती है, पर आप फ्रीक्वेंसी की जगह एफ डैश लिख लो अब। और ये इक्वेशन 2, एक बार फिर से वही स्टेप, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो। तो देखो लैम्डा
अपॉन 2 लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ अपॉन सी बाय एफ डैश। तो देखिए लैम्डा लैम्डा कट गया, सी और सी कट गया, और यहाँ से क्या जाएगा 1/2 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल हो जाएगा, एफ डैश ऊपर चला जाएगा, एफ नीचे आ जाएगा। तो फिर से अगर एफ डैश की वैल्यू निकालनी हो तो बस इस एफ को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा f/2 इज इक्वल टू एफ डैश। तो अगर आप फिर से देखो तो न्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो फिर से पुरानी वाली की आधी हो गई लैम्डा के डबल होने पर, यानी कि साफ साफ है ऑप्शन बी ट्रू हो रहा है। वेव नंबर भी आधा हो गया नया वाला, और फ्रीक्वेंसी भी आधी हो गई लैम्डा के डबल होने पर, यानी वेवलेंथ के डबल होने पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ट्रू हो रहा है। चलिए अब लास्ट फोर्थ क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन में मोमेंटम दिया है एक फोटोन का और वेवलेंथ पूछा हुआ है, तो सिंपल डी ब्रॉयज रिलेशन जो होता है वो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि होता है देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, जहाँ पर पी जो है वो मोमेंटम है। तो चलिए वैल्यूज़ रख देते हैं। लैम्डा तो निकालने बोला है तो लैम्डा को लैम्डा रहने दो। एच की वैल्यू क्वेश्चन पेपर में ही दी रहती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। मोमेंटम है 5 × 10⁻⁻29 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मतलब सब ऐसा यूनिट में ही है तो कुछ भी किसी को भी बदलने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखो और सॉल्व करो। तो चलो 6.63 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो क्या आएगा 1.326, और 10⁻⁻34, और ये ऊपर चली जाएगी तो +29 हो जाएगी। तो -34 + 29 अगर करूँ तो ये आ जाएगा -5। तो 1.326 इंटू 10⁻⁻5, और मीटर में लैम्डा है तो मीटर में, लेकिन क्वेश्चन में हर जगह माइक्रोमीटर दिया हुआ है। माइक्रोमीटर है मतलब हमको 10⁻⁻1 और चाहिए। तो देखिए जिसको डायरेक्ट करने आता है वो तो बिल्कुल देख के बता सकता है कि इसको अपन 13.26 लिख देंगे, तो यहाँ पर पावर एक और माइनस हो जाएगी, तो 13.26, मतलब ये ऑप्शन डी के आसपास आ रहा है, क्योंकि देखिए 13.26, ये 26 को अपन अगर अप्रॉक्सीमेट करें तो 30 लिख सकते हैं, और जीरो का डेसिमल के बाद मतलब नहीं रहता, तो 13.3 आंसर सही हो रहा है, क्योंकि 10⁻⁻6 को अपन माइक्रो लिख सकते हैं, मतलब ऑप्शन डी सही हो रहा है। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि ये ऐसे डायरेक्ट आप नहीं बदल सकते हो, तो इसको एक और तरीका रहता है करने का, पर वो थोड़ा लेंदी तरीका है। बेटर तो ये रहेगा कि आप डेसिमल को मूव करके पावर पे क्या असर पड़ता है ये आप इसको सीख लो। तो देखो अगर मान लो आपको नहीं आता तो 1.326 इंटू 10⁻⁻5, वो अपने को आंसर में माइक्रो चाहिए, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, तो एक -1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए इसको साथ में मैं 10⁻⁻6 लिख देता हूँ, और इसको ऊपर ले जाके +10 लिख देता हूँ। देखिए कैसे हो जाएगा इंटू 10। तो देखिए ये तो इसको तो माइक्रो लिख दूंगा सीधा सीधा, और इस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल एक इधर खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 13.26, और ये 10⁻6 को माइक्रो। तो देखिए ऐसे भी ला सकते हो, पर ये लंबी मेथड है। तो चलो फिलहाल तो ऑप्शन डी सही हो रहा है अपना 13.3 माइक्रोमीटर। तो देखिए मैंने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।